बात करते हैं कोल इंडिया की और नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खोलने के बाद आज बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में इसकी बात करेंगे। कोल इंडिया आज वायदे का टॉप लूजर बना हुआ है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से शेयर में तेजी क्यों आ सकती है ये बताएंगे नुपुर। वहीं मंदी के तर्क लेकर हमारे साथ हैं आशीष। तो आशीष और नुपुर शुरुआत कीजिए, पहले शुरुआत कौन कर रहा है आज? श्रेया, मैं ही शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि ऑफलोज हो चुका है। स्टॉक काफ़ी दबाव में था शुरुआत के समय में, लेकिन अब तो देखें मात्र 2-3% ही आपको नीचे दिखेगा। 10% एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। पूरी रिकवरी स्टॉक में आती हुई नजर आई है। स्टॉक प्राइस की तो बात हो गई और अच्छा खासा जो ओएफएस में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए नजर आ रहा है आशीष। लेकिन फंडामेंटल तौर पर बात करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने पावर डिमांड की बात की थी। रिकॉर्ड लेवल पर पावर डिमांड आते हुए दिखी और कोल रिक्वायरमेंट देखें तो डोमेस्टिक पावर प्लांट की इस क्वार्टर में 233 MT के आसपास जाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट इसकी जो ग्रोथ है वो 11.5% की पिछले साल के कंपैरिजन में। तो फंडामेंटल तौर पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है कोल इंडिया के लिए। नहीं, दिक्कत की बात एक है कि कब ओएफएस आ जाएगा पता नहीं चलता है। देखिए, स्टॉक चलने का नाम नहीं लेता। थोड़ा बहुत चढ़ा नहीं कि ओएफएस आ गया, बहुत बड़ा ओवरहैंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो 10% के आसपास का डिस्काउंट है। ओवरहैंग तो नहीं है ना आशीष, क्योंकि अगर इतना ही प्रेशर होता तो मात्र 1% स्टॉक नीचे नहीं रह जाता। जितने भी सेलिंग प्रेशर थी इजीली मार्केट ने वो एब्जॉर्ब कर ली और वही एक पॉजिटिव। चलिए, आप इस तरह से कन्विंस नहीं है तो मैं आपको एक बढ़िया ऑपरेशनल अपडेट बताता हूँ इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ग्लोबल बाजारों से इतना डिस्कनेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट्स में जो कोयले की कीमतें हैं ये YTD तकरीबन 20% के आसपास बढ़ गई हैं। कोयला और साथ में क्रूड ऑयल, क्योंकि एनर्जी है, बास्केट साथ में ही बढ़ती हैं। आपको पता है लास्ट कोल इंडिया की तरफ से प्राइस हाइक कब हुआ था? लास्ट हुआ था 2023 में, उससे पहले हुआ था 2018 में। इतने 5-6 सालों में केवल 2 बार प्राइस हाइक, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा? अरे प्राइस हाइक की तो जरूरत ही नहीं है कंपनी को, बिना उसके भी कंपनी आगे बढ़े। Q4 के नतीजे देखिए 15% अनुमान से बेटर आए थे। कौन सी कंपनी ने 15% बेटर अनुमान दिए इस क्वार्टर में? इनफैक्ट प्रॉफिट देखे तो 19% अबाव कंसेंसस का जो एस्टिमेट था ना उससे आते हुए दिखा। एम्प्लॉय कॉस्ट जिसका हमेशा आप जिक्र करते हैं, कंसर्न रहती है, वो इस क्वार्टर में गिर के आई है। तो बिना प्राइस हाइक के भी अगर इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो फिर और प्राइस हाइक की क्या जरूरत है? नहीं, तो मैं एक और तर्क आपको देता हूं यहाँ पर, आप समझिए। इनकी एक सब्सिडरी जिसकी अभी लिस्टिंग हुई है, भारत कोकिंग कोल। पता है अप्रैल में उन्होंने क्या अपडेट देकर बताया? अपडेट ये दिया कि वेस्ट एशिया का तनाव चल रहा है और इसी के लिए ये जो इनपुट कॉस्ट उनका बढ़ चुका है। यानी एक तो डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, एक्सप्लोजिव्स की कीमतें बढ़ गई हैं, ये पूरा पचा लेंगे, ये पास ऑन नहीं कर रहे ग्राहकों को, कीमतें बढ़ा नहीं रहे। ये कैसा बिजनेस है जहां पर आप प्राइस हाइक कर नहीं सकते? सारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन्फ्लेशन है खुद ही करना पड़ेगा। ये तो ट्रस्ट बन जाना चाहिए ना। अरे इतना पचाने के बाद भी अगर मार्जिन सस्टेन है, प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, तो फिर जरूरत ही नहीं प्राइस हाइक करने की। सब कुछ नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आशीष, वैल्यूएशन की भी बात करें तो बहुत सस्ता स्टॉक है। 6 टाइम्स EV to EBITDA पर ट्रेड करता है ट्रेलिंग बेसिस पे। देखिए FY27 पे देंगे तो 5 टाइम्स आपको नजर आएगा। डिविडेंड देती है कंपनी, इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कोल इंडिया से? से? कौन सा ज्यादा ही दे रहे हैं, अब तो स्टॉक चल चुका है, 6-7% की डिविडेंड यील्ड है। इसके लिए तो ये स्टॉक चेस करने लायक नहीं। अगर 6-7% ही कमाने तो क्यों मार्केट में इतना रिस्क लेना है? कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD कर लीजिए। लेकिन जो अभी कंपनी ने JV साइन की है 21,000 करोड़ की, वो काफी पॉजिटिव है इसके लिए और ये एक बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर हो सकता है। आशीष, नंबर्स खराब नहीं थे Q4 के, इनफैक्ट बहुत अच्छे थे। नंबर्स और एस्टिमेट्स की बात कर रही हैं आपने। आय, मुनाफा, एबिटा इसका एस्टिमेट बता दिया। ये भी तो बताइए ना कि इनके ऑफटेक के आंकड़े, प्रोडक्शन के आंकड़े लगातार अपनी गाइडेंस को ही मिस कर रहे हैं, अनुमान से कम चल रहे हैं। ये भी तो एक दिक्कत की बात है। ये ऑक्शन की भी दिक्कत की बात बता दीजिए, लेकिन वो तो अब सुधरती हुई नजर आ रही है ना। 45% पहुंच गया, 45% था मार्च में, वो 51% हो गया अप्रैल में, और जो पीक 69%, 70% रहा है वो भी अब इसको इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में आते हुए दिखेगा। आखिरी तर्क मेरी तरफ से, आप कोयले की बात कर रही हैं, दुनिया रिन्यूएबल में कहां से कहां बढ़ चुकी है। अब भारत में देखें तो अधिकतर जो आपकी बिजली पैदा होती है वो रिन्यूएबल के माध्यम से। ये आंकड़ा और एक्सपोनेंशियली बेटर होगा। ऐसे सेक्टर में क्यों जाना है जिसमें आप देखिए कि ग्रोथ नहीं है। क्रूड की इतनी दिक्कत है तो हमें तो ऑल्टरनेटिव सोर्स सोचना ही है। रिन्यूएबल बढ़े या कोल से पावर हमारी बढ़े, दोनों पैरेलल चलती रहेगी। चलिए, तो आज के आपकी इस चर्चा का समापन करते हैं। लेकिन आज बाजार श्रेया नुपुर के साथ दे रहा था। पहना है नुपुर ने लाल, लेकिन कोल इंडिया लेकिन तर्क देखिए आशीष के भी बहुत, मुझे वो प्राइस हाइक वाला अगर आप देखें मैटर लगा, वाकई अगर आप देखें वो बात थी। बट स्टिल आई मीन जिस एनर्जी एनवायरनमेंट में हैं हम, कोल इंडिया को
आपको अवॉइड करना चाहिए, रखना चाहिए, काम करते हैं, मैं इस पर कोई कॉल नहीं लूँगा। बट प्राइस वाइज इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर रिकवरी पूरी की पूरी हो चुकी है। वरांग, आपकी राय क्या है? आई मीन एनर्जी से दूर रहना, और वो भी एक डिफरेंट, अगर आप देखें पैच ऑल टुगेदर, कोल इंडिया, इस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं दोनों से सहमत हूँ कुछ हद तक, लेकिन मैं मेरा तर्क बताता हूँ। मैं नूपुर से भी सहमत हूँ और आशीष से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं मेरा तर्क लगाने का प्रयास करता हूँ और मेरा तर्क मुझे ये कहता है। और ऐसे भी वीरेंद्र, काफी लंबे समय से कोल इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय रही है। एक समय था जब ये 250 और 300 के बीच में जूझता रहा काफी लंबे समय तक, लेकिन परिवर्तन आया। परिवर्तन इस रूप में आया जो बात कर रहे थे अभी आशीष, भारत कुकिंग कोल की। तो उस समय पर कोल इंडिया के मैनेजमेंट में ये भी टिप्पणियां दी थी कि कोयले की जो धुलाई होती है, कोयले की माइनिंग के बाद जो उसमें से साफ करना पड़ता है, तो वॉशरीज में बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने नई वॉशरीज शुरू की। कोयले की जो क्वालिटी थी वो भी बेहतर निकलने लगी और कोयले की जो क्वांटिटी थी वो भी ऊपर की तरफ आई। और ई ऑक्शन के माध्यम के द्वारा जो प्राइस रियलाइजेशन थे, उसके कारण मुनाफे के जो मार्जिन है उसमें भी वृद्धि देखने मिली और मुनाफे में भी वृद्धि देखने मिली। एक बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पे आउट कंपनी भी है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है, भारत सरकार, इस कंपनी की। और ये जो बात कर रहे थे ना, ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन एनर्जी, तो वो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से कोयले का महत्व भी बना रहेगा, उसका अस्तित्व भी बना रहेगा। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। लंबी अवधि की नजरिए से कोल इंडिया पसंद आ रहा है और यहाँ पर बने रहने की सलाह है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी कोल इंडिया में।